राजा भर्तरी एपिसोड 12 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान राजा भर्तरी एपिसोड 11 से जोड़ता हूं। राजा भर्तरी एपिसोड 11 में मैंने आपको बताया था कि राजा भर्तरी, राजा विक्रम और उसकी तीनों माताएं घूमते फिरते भटकते हुए उज्जैन नगरी में आ जाते हैं और वहां महाराजा महेंद्रादित्य जो पहले से राज्य कर रहे थे। एक कथा तो यह है, लेकिन जो दूसरी एक किंवदंती है वो भी मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक किंवदंती यहां ऐसे भी चलती है कि जब भर्तरी, विक्रमादित्य और तीनों सहेलियां पांडे सहित उज्जैनी नगरी के जंगलों में आकर के ठहरे, ये एक दंत कथा है जो कि बहुत ज्यादा प्रचारित होती है। जंगलों में ठहरे तो एक रात्रि उन जंगलों में गुजारी। रात्रि निकलने के बाद जब प्रातःकाल हुआ तो भर्तरी मन में विचार करने लगे कि मुझे शीघ्रता से ये जो सामने नगर दिखाई दे रहा है, इस नगर में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि इस नगर से मुझे कुछ खाने के लिए भिक्षा में सामान मिल जाएगा। ये सोच करके राजा भर्तरी अपनी माता और भाई विक्रम को वहीं छोड़ देते हैं और इस नगर की तरफ चल देते हैं। देखिए श्रोताओं, उस उज्जैन नगर की एक विशेषता थी। ये एक दंत कथा है, प्रमाणिक नहीं है, लेकिन मैंने कई जगह इसको पढ़ा है और कई जगह इसको सुना भी है। तो उस उज्जैन नामक नगर में एक यक्ष का प्रकोप चल रहा था और उस यक्ष का इतना प्रभाव था कि वह यक्ष राजगद्दी पर जो कोई राजा बैठता था उस राजा को समाप्त कर देता था, उस राजा को मार देता था। यक्ष वहां के राज्य सिंहासन के साथ जुड़ गया। देखिए श्रोताओं, अब तो वहां के जो मंत्री, सेनापति और राज्य के अधिकारी थे वो नगर में से किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके राज्य गद्दी पर बैठा देते थे और वह व्यक्ति केवल एक रात्रि ही जीवित रहता और प्रातःकाल मरा हुआ पाता था। ध्यान से सुनने की बात है, जब राजा भर्तरी प्रातःकाल शीघ्रता से उस नगर के द्वार पर पहुंचे तो द्वार बंद था और उस नगर की एक विशेषता और थी। मंत्रियों ने यह सलाह बनाई, ये विचार किया कि अब हमें यह नियम बना लेना चाहिए कि प्रातःकाल दरवाजे पर जो सबसे पहले मिलेगा, जैसे ही हम इस शहर का मुख्य दरवाजा खोलेंगे और हमें कोई व्यक्ति मिलेगा, उसी को राजगद्दी पर बैठा देंगे, उसी को राजा बना देंगे, क्योंकि वह व्यक्ति केवल एक रात्रि ही जीवित रह सकता था। एक रात्रि और एक दिन, 24 घंटे जीवित रहता था। अब ध्यान से सुनने की बात है, राजा भर्तरी तो उसी दरवाजे पर प्रातःकाल शीघ्रता से पहुंच जाते हैं और उधर से उस शहर के मंत्री, सेनापति और राज्य पुरोहित प्रातःकाल दरवाजा आकर के खोलते हैं। किस उद्देश्य से? कि हमें जो कोई मिलेगा उसे हम यहां का राजा बनाएंगे। वहां उस शहर में हर व्यक्ति को पता चल गया कि यदि हमें दरवाजे पर जाना है तो ये मान लो मृत्यु को निमंत्रण देना है, क्योंकि जैसे ही मुख्य दरवाजे के बाहर कोई मिलता है उसे बलपूर्वक अवंती नगरी का राजा बना दिया जाता था। परंतु देखिए श्रोताओं, जब पुरोहित, सेनापति और मंत्री ने कुछ सिपाहियों के साथ दरवाजा खोला तो वहां एक 10 वर्षीय बालक को देखा। बालक देखने में बड़ा कांतिमान लग रहा था, चेहरा देखते ही बनता था चंद्रमा के समान मोहिनी सूरत, मानो जैसे स्वयं कामदेव अवतार धारण करके आए हो।
मंत्रियों ने उस लड़के को पकड़ लिया, भर्तरी को पकड़ लिया। सिपाहियों को आदेश दिया इसे पकड़ करके दरबार में ले जाया जाए। भर्तरी मन में सोचने लगा, क्या कर रहे हो भाई, कि नहीं, ये हमारे यहाँ का नियम है, यहाँ का सिद्धांत है कि जो कोई इस दरवाजे पर प्रातःकाल मिलता है उसे इस नगर का राज्य करना पड़ता है। भर्तरी कहने लगा, चलो ठीक बात है, जैसा तुम चाहते हो वैसा कर लो। भर्तरी को बलपूर्वक पकड़ करके ले जाया जाता है और अवंती नगरी के राज दरबार में लाया गया। उसे स्नान कराया गया, 5 नदियों के जल से भर्तरी को स्नान कराया गया। भर्तरी को स्नान कराने के बाद राज सिंहासन पर बैठा दिया गया और राज सिंहासन पर बैठा करके राज्य मुकुट धारण करा दिया। देखिए श्रोताओं, भर्तरी राजा बन जाते हैं। भर्तरी को यह ज्ञात नहीं था कि इस राजगद्दी पर जो भी बैठेगा वो प्रातःकाल तक मारा जाएगा। केवल 24 घंटे के लिए राजा बन सकता है। भर्तरी सोचने लगे, कोई बात नहीं, ईश्वर की कृपा है, यदि यहाँ का राज्य ही किस्मत में लिखा है तो यही सही। भर्तरी उस राज्य गद्दी पर बैठ जाते हैं। राजा का कुंवर तो पहले ही था, गंधर्वसेन का पुत्र था। राजंसी गुणों से संपन्न भर्तरी अवंती की राज्य गद्दी पर बैठ गया। और ध्यान से सुनने की बात है, जब एक दिन निकल गया, एक दिन तो निकल जाता है, और सूर्यास्त हुआ तो भर्तरी को उसी राज कक्ष में ठहराया गया। भर्तरी को यह ज्ञात ही नहीं था कि जो राजगद्दी पर बैठता है वो उसी रात्रि को मारा जाता है। भर्तरी अपने कक्ष में आराम से सो जाते हैं और विक्रम और तीनों माताएं वो भर्तरी को खोज रही हैं कि ना जाने भर्तरी कहां चला गया। प्रभव तो पहले ही मर चुका था उनकी नजर में और मैनावती का विवाह हो चुका था। अब केवल विक्रमादित्य और तीनों माताएं उसी जंगल में भटक रहे हैं और राजा भर्तरी आराम से राज्य सिंहासन पर राज्य करने के बाद रात्रि को महल में विश्राम कर रहे हैं। जैसे ही रात्रि के ठीक 12 बजते हैं तो उसे यक्ष का आगमन होता है। यक्ष आया और भर्तरी को सोता हुआ देखा तो भर्तरी से कहने लगा, अरे लड़के खड़ा हो। भर्तरी ने देखा कि मुझे जगाने वाला कौन है, मैं तो इस देश का राजा हूं और मुझसे ऐसे बोल रहा है, किसका दुस्साहस है। भर्तरी खड़ा हुआ, देखता है सामने एक विशालकाय यक्ष खड़ा हुआ है। भर्तरी ने देखा, भर्तरी पूछने लगे, तुम कौन हो और मेरे राज्य में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम मारे जाओगे। भर्तरी से यक्ष कहने लगा, बालक, मैंने इस राज्य गद्दी पर अब तक न जाने हजारों राजाओं को मार दिया। मेरे डर के कारण कोई भी नरेश इस गद्दी पर नहीं बैठता। प्रतिदिन नया राजा बनाया जाता है और मैं उसे रात्रि में मार देता हूं। अब तेरी मौत भी निश्चित है। परंतु भर्तरी जैसा महापराक्रमी। भर्तरी ने कहा, ठीक बात है, तुम ये चाहते हो कि मुझे मारोगे तो आओ युद्ध करो। भर्तरी में अलौकिक शक्तियां थी जो गंधर्वसेन के पास थी, उसी के संतान थी भर्तरी, उसी के अंश से पैदा हुआ था भर्तरी, तो महापराक्रमी तो था ही। भर्तरी ने उस यक्ष से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद भर्तरी ने यक्ष को पराजित कर दिया और यक्ष को पृथ्वी पर डाल लिया। और जब नगिन तेग खींच करके यक्ष को मारने लगे तो यक्ष बोले, हे राजन, तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी माता और धन्य है तुम्हारे पिता। तुम अल्प आयु में इतने शक्तिशाली हो। जाओ इस नगरी पर राज्य करो, धर्म से राज्य का संचालन करना, बस यही मेरी आस्था है, यही मैं चाहता था। मैं यहां के सिंहासन से जुड़ा हुआ हूं। ये जो सिंहासन है ये देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त सिंहासन है। इस सिंहासन पर कोई भी अधर्मी पैर नहीं रख सकता। उस
यदि किसी अधर्मी ने इस पर पैर रखने का प्रयास किया तो उस अधर्मी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वायदा है। हे राजन, भर्तरी तुम महान राजा हो, तुमने तो मुझे पराजित कर दिया, तुम इस नगरी का राज्य कर सकते हो। देखिए श्रोताओं, एक ये दंत कथा मान सकते हैं इसे, या किंवदंती मान सकते हैं। इस तरीके से भर्तरी को अवंती नगरी का राज्य मिला। लेकिन जो मूल कथा जिस स्रोत से मैं सुना रहा हूं उसमें महेंद्रादित्य को बताया गया है कि महेंद्रादित्य ने अपना राज्य दिया था। महेंद्रादित्य वृद्ध थे, रुग्ण अवस्था में होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, यह भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहां से आगे जो कथा है बड़ी ही रोचक है। एक राजा सिंगलदीप या संकलदीप, जो वर्तमान में लंका है, श्रीलंका है। श्रीलंका संकलदीप या सिंगलदीप के नाम से जानी जाती थी। देखिए जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है तो नाम बदलते जाते हैं। और उसमें एक चंद्रसेन नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा चंद्रसेन के यहां दो परम सुंदर पुत्री थी। बड़ी पुत्री का नाम था श्यामा और छोटी पुत्री का नाम था पिंगला। हे श्रोताओं, श्यामा बड़ी सुंदर थी, परंतु पिंगला में भी कोई कमी नहीं थी। पिंगला उस जमाने की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। पिंगला जैसी परम सुंदर स्त्री इस दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। उस जमाने की ऐसी सुंदरी थी, क्योंकि संकलदीप या सिंगलदीप था, उसमें नारी, सुंदर नारियां उत्पन्न होती थी। क्योंकि एक कथा में आता है कि चित्तौड़ नरेश रावल रतन सेन भी गंधर्व सेन की पुत्री पद्मावती को लेकर के आए थे। उतनी ही सुंदर थी रानी पिंगला। बड़ी धर्मात्मा थी, ईश्वर भक्त थी, पतिव्रता थी, सभी गुणों से संपन्न रानी पिंगला जब जवान हो गई तो महाराज चंद्रसेन ने विचार किया कि मुझे मेरी पुत्री के योग्य वर खोजना चाहिए। और महाराज चंद्रसेन ने अपने दरबार का आयोजन किया, दरबार को लगाया। उस दरबार में अपने सभासदों को बुलाया और उनसे पूछा कि मेरी पुत्री श्यामा और पिंगला विवाह के योग्य हो गई हैं, इन दोनों का विवाह कहीं संपन्न करा दिया जाए। तो देखिए श्रोताओं, उन दोनों राजकुमारियों का विवाह संपन्न कराने के लिए महाराज रतन सेन ने जगह जगह निमंत्रण भिजवाए। जब निमंत्रण जगह जगह पहुंचे तो कोई भी राजा उन सुंदरियों को प्राप्त करना चाहता था, परंतु जो राजकुमारी पिंगला थी उसकी समझ में एक भी राजकुमार नहीं आता, क्योंकि उसके समान तेजमान, सुंदर, धार्मिक कोई भी राजा उस जमाने में नहीं था। देखिए श्रोताओं, जब किसी राजा से उसका तालमेल नहीं बैठा तो महाराज चंद्रसेन ने भर्तरी का नाम सुना कि भर्तरी धर्म का राज्य करते हैं, मैं उसके साथ अपनी पुत्री पिंगला का विवाह करना चाहता हूं। महाराज चंद्रसेन ने अपने सैनिकों को, ब्राह्मण और नाई को राजा भर्तरी के दरबार में भेजा। राजा भर्तरी के दरबार में जब नाई और ब्राह्मण आए तो महाराज भर्तरी के सामने विवाह का टीका या सिक्का रखा गया। राजा भर्तरी को देख करके नाई और ब्राह्मण मन में विचार करने लगे कि ऐसा सुंदर राजकुमार तो हमने कभी देखा ही नहीं है। वास्तविकता में तो ये देवलोक से आया है, क्योंकि जितना सुंदर गंधर्व सेन था उतना ही सुंदर भर्तरी और विक्रमादित्य थे। अब तो उनकी समझ में राजकुमार भर्तरी आ जाते हैं। भर्तरी ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, रानी पिंगला का सिक्का चढ़वा लिया,
और रानी श्यामा का भी सिक्का चढ़वा लिया। 2 पत्नियों का वर्णन मिलता है, परंतु किसी किसी ग्रंथ में यह भी मिलता है कि महेंद्रादित्य के एक पुत्री थी और उस पुत्री का विवाह भर्तरी के साथ किया गया था, उसका नाम श्यामा था। परंतु वास्तविकता में दोनों पुत्रियां श्यामा और पिंगला राजा चंद्रसेन की पुत्री थी, जो कि संकल द्वीप का राजा था, जो कि श्रीलंका का राजा था। उसकी दोनों पुत्रियों का विवाह का प्रस्ताव महाराज भर्तरी ने स्वीकार कर लिया। महाराज भर्तरी ने यह भी कहा था कि मेरा छोटा भाई विक्रम है, परंतु उन्होंने ब्राह्मण और नाई ने दोनों लड़कियों का विवाह राजा भर्तरी के साथ तय कर दिया। हे श्रोताओं, राजा भर्तरी भी दूल्हे बन करके साजबाज से संकल द्वीप जाते हैं अपनी बारात को लेकर के, और संकल द्वीप के राजा चंद्रसेन की पुत्री पिंगला और श्यामा से विवाह कर लेते हैं। जब विवाह करके अपने राज्य को वापस लौटे, देखिए इस विवाह का वर्णन इतना ही लिखा हुआ है, इसमें कोई शर्त या कोई और विशेष बात नहीं दे रखी है। तो जब विवाह करके राजा भर्तरी वापस लौट आते हैं तो पिंगला का स्वरूप देख करके, पिंगला का जो सुंदरता थी, पिंगला की सुंदरता थी, उस पर राजा का मन आसक्त हो जाता है। राजा भर्तरी पिंगला में इतने आसक्त हो गए कि उनके प्रेम का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा भर्तरी ये भी भूल जाते हैं कि मैं राजा हूं इस अवंती नगरी का। राजा भर्तरी अधिकांश समय 24 घंटे में से 18 घंटे का समय महारानी पिंगला के पास गुजारने लगे। रानी पिंगला विवाह के बाद राजा भर्तरी को भी अपने जाल में फंसाने लगी। पिंगला और भर्तरी का इतना सुंदर जोड़ा, इतना गजब का प्रेम कि जो देखते ही बनता था। ज्ञात रहे श्रोताओं, पिंगला बड़ी सुंदर रानी थी और बड़ी पतिव्रता थी। संसार में उसके समान पतिव्रता पैदा नहीं हुई, भूतो न भविष्यति, हुई ना होगी। आप कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं। ध्यान से सुनने की बात है, पिंगला ने कभी अपने सतीत्व को नष्ट नहीं किया। पिंगला बड़ी ईश्वर भक्त थी और पतिव्रताओं में भी सर्वश्रेष्ठ और अग्रगणी नाम है उसका। अब ध्यान से सुनिए, जब राजा भर्तरी को राज्य करते करते काफी समय हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया और उनकी आस्था पिंगला में जुड़ गई, और उस समय भारतवर्ष में जो अराजकता फैल रही थी, राज्य की व्यवस्थाएं खराब थी और चारों तरफ से यवन और बर्बर जातियों के आक्रमण हो रहे थे। कुछ तो ऐसे लिखा हुआ है, परंतु अधर्म का प्रसार चल रहा था। उस ऐसे समय में राजा भर्तरी पैदा हुए और राजा भर्तरी ने अपनी शक्ति से अपने भाई विक्रम की ताकत पर, क्योंकि विक्रम को राजा भर्तरी ने मंत्री का पद दे दिया था। राजा भर्तरी तो राजा के पद पर थे और विक्रम मंत्री के पद पर था, मंत्री के पद पर आसीन था। दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति के, अपने बल और सेना की दम पर संपूर्ण भारतवर्ष में धर्म का राज्य स्थापित कर दिया। केवल उन्हीं का बोलबाला रह गया और जो पाप था उन्हें देख करके भाग गया। बड़े प्रतापी नरेश, अद्भुत पराक्रम, अद्भुत सौंदर्य से सुसज्जित संपन्न राजकुमार भर्तरी और विक्रम थे। माता पांडवे उस महल में बड़े आराम से रह रही हैं और जो दोनों सहेलियां थी वो भी बड़े आराम से उसी महल में निवास कर रही हैं। हे श्रोताओं, भर्तरी की पिंगला में आस्था बढ़ती चली गई और अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि
जब राजा भर्तरी को काफी समय राज्य करते करते हो गया तो गुरु गोरखनाथ मन में विचार करने लगे कि मैंने भर्तरी को कुछ समय के लिए पृथ्वी पर भेजा था और भर्तरी वहां